हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भूगोल विषय की पाठ योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है समुद्र की गतियां। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसके लिए पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। तो इसमें हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ योजना संख्या, उसके बाद लिखते हैं छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद लिखते हैं विद्यालय का नाम जहाँ से हम प्रशिक्षण ले रहे होते हैं। फिर एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। तो पहला बिंदु है दिनांक। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप ये शिक्षण कार्य करेंगे इस प्रकरण का। दूसरा है कक्षा, तो एक कक्षा 7 के लिए बना हुआ है। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान है। उप विषय जो है ये भूगोल है। चक्र 7वां पीरियड है और अवधि जो है 40 मिनट है। किसी किसी विद्यालय में ये 35 मिनट की होती है। उसका नंबर आता है प्रकरण लिखने का, तो प्रकरण है समुद्र की गतियाँ। प्रकरण के बाद हम लिखते हैं उद्देश्य। तो उद्देश्य 2 तरह के दिए जाते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है वो आपके भूगोल विषय से संबंधित होगा। तो इसमें जो भी उद्देश्य लिखेंगे भूगोल विषय को ध्यान में रख के लिखेंगे कि भूगोल विषय को पढ़ाने से हमें क्या क्या फायदा होगा, जिससे स्टूडेंट को भी वही फायदा होगा जो हमें फायदा होगा। तो उन उद्देश्यों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसके लिए हम 4 से 6 उद्देश्य देते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से उद्देश्य हैं। इसमें पहला है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में भूगोल के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा, छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। चौथा, छात्रों को सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। पांचवा है छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना। और छठा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। तो इस तरह से हमने ये 6 उद्देश्य दे दिया। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य देते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हम 3 तरह के देंगे। और विशिष्ट उद्देश्य किसके लिए विशिष्ट है? प्रकरण के लिए। तो विशिष्ट उद्देश्य जो देते हैं वो प्रकरण को ध्यान में रखते हैं। तो प्रकरण क्या है हमारा? समुद्र की गतियाँ। तो समुद्र की गतियाँ और उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको ध्यान में रखते हुए हम विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। तो पहला उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य को पहले स्पष्ट करते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य का मतलब क्या? कि हम किसी को ज्ञान प्रदान करेंगे। ठीक है, ज्ञान प्रदान करना या जानकारी देना। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र समुद्र के अंदर होने वाली गतियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और छात्र सुनामी तथा ज्वार भाटा आदि से परिचित हो सकेंगे। फिर दूसरा उद्देश्य है बोधात्मक उद्देश्य। उसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र समुद्र में होने वाली विभिन्न गतियों में के अंतर को समझ सकेंगे। और दूसरा बोधात्मक उद्देश्य में लिखते हैं कि छात्र लहरों तथा जलधाराओं के महत्व को समझ सकेंगे। फिर तीसरा उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र समुद्र की गतियों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, मतलब ये खुद एक्टिविटी करेंगे कि गतियों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और दूसरा है छात्र गतियों के महत्व को अन्य लोगों को बता सकेंगे, मतलब ये छात्र ने खुद, जो छात्र हमने जो पढ़ाए बच्चों को, पहले उन्हें पढ़ाएंगे, जानकारी देंगे, फिर उन्हें हम उस चीज़ को समझाएंगे, जिससे क्या होगा कि छात्र जो भी जानकारी उन्हें प्राप्त की गई है वो दूसरों को बता सकेंगे। ठीक है, या फिर उसका दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। यही होता है आपका क्रियात्मक उद्देश्य। उसका नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री में ये हम लिखते हैं कि प्रकरण को दर्शाता चार्ट पेपर। तो समुद्र की गतियां हैं तो हम एक मानचित्र ले लेंगे जिसमें समुद्र की जो विभिन्न गतियां हैं, जलधाराएं हैं, उनको प्रदर्शित करता हुआ मानचित्र होगा, उसको हम दिखाएंगे बच्चों को। साथ ही साथ जो है संकेतक, लपेट, श्याम पट आदि जो है ये सहायक सामग्री हो गई। उसके बाद लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्रों को जल के अंदर होने वाली गतियों की सामान्य जानकारी है, मतलब वो अपने आसपास बच्चे जो है तालाब में पानी कंकड़ फेंक के देख चुके हैं कि किस तरह से गतियाँ उत्पन्न होती हैं, या रुका हुआ जल है उसमें हम हिला के या हवा के प्रभाव से जो गतियाँ उत्पन्न होती हैं पानी के अंदर वो देख चुके हैं। तो आइए, उसका नंबर आता है प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इसमें हम जो है प्रस्तावना में क्या निकलवाते हैं? प्रकरण। तो प्रकरण हमारा है समुद्र की गतियाँ। तो हम बच्चों से इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन जो उनके पूर्व ज्ञान पे आधारित होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम प्रकरण निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें 3 कॉलम होंगे। ठीक है, तो इसमें शिक्षिका प्रश्न करती है कि बच्चों हम सब किस ग्रह पर रहते हैं? तो बच्चे क्या आंसर करेंगे? टीचर जी हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न करती है कि पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चे कहेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सब अभी पहले के चैप्टर में उन्होंने पढ़ा है, इसलिए उन्हें पता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उन्हीं के आंसर से कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि नीला ग्रह जल की अधिकता के कारण कहते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से जल लेंगे, जल, फिर क्वेश्चन करेंगे उनके उस आंसर से कि जल सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि जल जो है समुद्र या सागर में पाया जाता है।
फिर हम उनका आंसर लेके समुद्र या सागर को लेके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे कि समुद्र या सागर में, जैसे समुद्र का जल ऊपर नीचे या उसमें उतार चढ़ाव क्यों होता है। हम देखते हैं कि समुद्र का जल जो है आगे पीछे होता है, लहरें मारती, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, क्यों होता है। तो बच्चे हो सकता है यहाँ मौन हो जाए, या फिर हो सकता है बता दे कि समुद्र जल की गति के कारण ये मौन हो जाती हैं। ठीक है, अगर बच्चे नहीं बताते तो आगे बढ़ेंगे। समस्यात्मक उन्होंने बता दिया समुद्र की जल की गति के कारण। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि समुद्र जल की गतियों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे क्या यहाँ पे अपने संभावित आंसर देंगे, फिर कुछ समय बाद वो मौन हो जाएंगे। बच्चे जब मौन हो जाएंगे तो हमारा प्रकरण निकल जाएगा। तो फिर हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों, आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत समुद्र की गतियाँ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से टेबल बनाते हैं जिसमें 5 शिक्षण बिंदु हों, 5 बिंदु होंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य का। तो प्रस्तुतिकरण में हम पहला शिक्षण बिंदु लेते हैं समुद्र की गतियाँ। मतलब हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि समुद्र की गतियाँ क्या है। शिक्षण वही पीछे हमने प्रश्न पूछा था, वही प्रश्न आगे कंटिन्यू करेंगे कि समुद्र जल में होने वाली गतियों के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे क्या है, मौन है। हम क्या करेंगे, शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि समुद्र का जल स्थिर न होकर सदैव गतिशील रहता है। महासागरीय जल की यह गति ऊपर नीचे और अगल बगल लगातार होती रहती है। यह गति कहीं तेज तो कहीं धीमी होती है। महासागरीय जल की इस गति को तरंग, ज्वार भाटा, सागरीय धाराएं तथा सुनामी के रूप में जाना जाता है। तो ये 4 के प्रकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब इसको साथ ही साथ श्यामपट्ट पे भी सेम उसी चीज को लिख के दिखा दिया कि समुद्र का जल सदैव गतिशील रहता है। और क्या लिख दिया कि समुद्र के जल की गति को लहर, तरंग, ज्वार भाटा, सागरी धाराएं तथा सुनामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही चीज उधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया बच्चों को कि ये चीज वो अपनी कॉपी में भी नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि समुद्र का जल कैसा रहता है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, समुद्र का जल गतिशील रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि महासागरीय जल में होने वाली गतियों को किस किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चे आंसर करेंगे कि लहर, ज्वार भाटा, धाराएं तथा सुनामी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे आंसर कर देंगे। ये बोधात्मक प्रश्न पूछा हमने, जो शिक्षण बिंदु पढ़ाया उसी से प्रश्न पूछा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण बिंदु है हमारा समुद्र की गतियों के प्रकार। जो गतियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी गतियां होती हैं समुद्र में। तो पहले हम क्या करेंगे, विकासात्मक पूछेंगे कि तालाब के जल में कंकड़ फेंकने पर क्या होगा। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि तालाब में अगर हम तालाब के जल में अगर हम कंकड़ फेंकेंगे तो लहरें बनने लगेंगी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि समुद्र में होने वाली गतियों के मुख्य प्रकार कौन कौन से, मतलब समुद्र में किस किस तरह की गतियाँ होती हैं। तो बच्चे क्या है, मौन हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देगी शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि लहरें, तरंग, ज्वार भाटा, सागरीय धाराएं तथा सुनामी आदि समुद्र जल की मुख्य गतियां हैं। 4 तरह की बता दिया। ठीक है, तो मैं पहला गति है तरंग, जिसे लहर भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि लहरें समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा, मतलब ये हवा के द्वारा बनती है, पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। जल की सतह से टकराकर हवाएं उसे विभिन्न स्थान से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है, जिसे तरंग कहा जाता है। ठीक है, और इसको साथ ही साथ इधर श्यामपट्ट पे भी इसी चीज के बारे में लिखा दिया कि समुद्री तूफानी लहरें ऊंची और विनाशकारी होती हैं, जिससे जन धन की भारी क्षति होती है। मतलब बता भी रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम श्यामपट्ट पे भी लिखते जा रहे हैं ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। फिर दूसरा जो लहर, दूसरी जो गति है वो है ज्वार भाटा की। तो ज्वार भाटा क्या है, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया को ज्वार तथा सागरी जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने की प्रक्रिया को भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण है। फिर लिख दिया कि पूर्णमासी तथा अमावस्या को सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें दीर्घ ज्वार कहते हैं, दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार कहते हैं। ठीक है, और इधर जो है हमने क्या किया, श्यामपट्ट पे इधर लिख के दिखा दिया इसका कि एक दिन में प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण आता है। ठीक है, ज्वार भाटा के बारे में बता दिया। उसका तीसरे जो गति है वो है महासागरीय जलधाराएं। तो इसमें क्या है, ये क्या होती है महासागरीय जलधाराएं, कि महासागर में एक निश्चित दिशा में
एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को महासागरीय धाराएं कहते हैं। समुद्र की गतियों में धाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। धाराएं कम चौड़ी तथा तेज गति वाली होती है। इनकी गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और सागरीय जल के तापमान के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। ठीक है, इधर हमने क्या किया कि धाराएं श्यामपट्ट पे भी बना के दिखा देंगे। ये धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म तथा ठंडी। तो गर्म जलधारा कौन सी होती हैं? ये धाराएं भूमध्य रेखा, ठीक है, ये धाराएं कहाँ से निकलती है? भूमध्य रेखा, जहाँ पे डायरेक्ट सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो भूमध्य रेखा जो कि गर्म क्षेत्र होता है सूर्य की रोशनी का, तो कहाँ होती है? ये धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ चलती है, जिसके कारण इनका जल कैसा होता है? गर्म होता है। ठीक है, और ठंडी जलधारा दूसरा पॉइंट है। तो ये क्या है, इसमें क्या लिखेंगे कि ये धाराएं ध्रुवों यानी कि जो ठंडा क्षेत्र है से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, इसलिए इनका जल ठंडा होता है। ये हो गया हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। फिर इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि पवनों के द्वारा जल के ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण किसका निर्माण होता है? तो बच्चे क्या आंसर करेंगे? तरंगों या लहरों का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि समुद्र की गतियों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन सी गति होती है? तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि महासागरीय जलधाराएं जो है सबसे शक्तिशाली होती हैं। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न लिखते हैं। ये हो गया आपका शिक्षण बिंदु। उसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न का नंबर आया, तो हमने क्या पहला प्रश्न पूछ लिया कि समुद्र की गति से क्या तात्पर्य है, क्योंकि तीनों ही शिक्षण बिंदु से लेना है एक एक प्रश्न। दूसरा पूछा कि समुद्र की गतियां मुख्यतः कौन कौन सी हैं, और तीसरा प्रश्न पूछ लिया कि महासागरीय जलधाराएं क्या हैं तथा ये कितने प्रकार की होती हैं। उसका श्यामपट्ट सारांश देते हैं। श्यामपट्ट सारांश में जो हमने पुनरावृत्ति में प्रश्न पूछे रहते हैं उसी का एक शॉर्ट आंसर लिखते हैं। तो देखिए, समुद्र की गति से क्या तात्पर्य, तो हमने आंसर कर दिया कि समुद्र की गति, समुद्र का जल स्थिर न होकर गतिशील रहता है तथा यह ऊपर नीचे तथा अगल बगल होती रहती है। यह गति कहीं तेज तो कहीं धीमी होती है। फिर दूसरा दे दिया समुद्र की गतियों के प्रकार। ये मुख्यतः 4 रूपों में देखी जा सकती हैं: लहरें, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं तथा सुनामी। और तीसरा दे दिया कि महासागरीय धाराएं के बारे में कि महासागरों में निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को महासागरीय धाराएं कहते हैं। 2 प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य के लिए हमने दे दिया कि समुद्र के जल में होने वाली मुख्य गतियां कौन कौन सी हैं, पढ़कर आना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना, समुद्र की गतियां। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जो ज्वार भाटा से संबंधित होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।